नमस्कार। विचार मंथन में आपका स्वागत है। कोरोना तेजी के साथ बढ़ रहा है। आंकड़े तो ये कह रहे हैं 4 दिन में 1 लाख का आंकड़ा पार कर रहा है और 10 लाख के करीब इस समय तक पहुंच चुका है। 25,000 मौतें हो चुकी हैं। यूं अगर देखा जाए, उत्तर प्रदेश, बिहार, दक्षिण राज्य में हालात निरंतर बिगड़ रहे हैं और ये कोरोना का सबसे बड़ा इफेक्ट चेस्ट पर करता है, चेस्ट पर। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले एक रिपोर्ट देखिए। तेजी से फैलता कोरोना का जहर। एक दिन में रिकॉर्ड 32,607 मरीज बढ़े। अब तक 9,70,000 केस। देश में कोरोना संक्रमण से 99 डॉक्टरों की मौत। वैज्ञानिक डॉक्टर एंथोनी फॉसी ने चेतावनी दी है कि अगर दुनिया भर के देश सही तरीके नहीं अपनाएंगे तो कोरोना वायरस 1918 में फैली महामारी की तरह गंभीर रूप ले लेगा। भारत में अब तक 24,915 मौतें। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 32,362 हो गई है। कानपुर में आंकड़ा पहुंचा 1959। दिल दहला देने वाली है उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों की कोरोना रिपोर्ट। संक्रमितों के तेजी से बढ़ते ग्राफ को नजरअंदाज करना कितना उचित? क्या है सरकार और प्रशासन का अगला कदम? कैसे होगी अब रोकथाम इस महामारी से? क्या वाकई मुस्तैद है स्वास्थ्य विभाग? क्या प्रशासन तैयार है इस बढ़ती संख्या को रोकने के लिए? निश्चित रूप से ये रिपोर्ट चौंकाने वाली है। मैंने कहा, कोरोना का सबसे बड़ा अटैक सीधे तौर पर चेस्ट पर पड़ता है और अक्सर चेस्ट का इलाज लाइलाज में बदल जाता है और फिर भयावह स्थिति होती है। हम अपने चेस्ट को कैसे बचाएं, कैसे जानें, क्या असर कब होगा, इस पर विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है जाने माने चेस्ट विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव कक्कड़ जी। राजीव कक्कड़ जी निरंतर इस दिशा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आइए हम आपका स्वागत करते हैं राजीव जी, आपका अभिनंदन करते हैं कि आप ऐसे दुर्लभ समय में, आप ऐसे कष्टप्रद समय में, ऐसे आपदा में लगातार मरीजों का इलाज कर रहे हैं। मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं, कृपया ये बताएं कि जो ये आपको आंकड़े हमने दिखाए और जो एक रफ्तार बढ़ रही है, क्या सोच रहे हैं आप लोग इस दिशा में? ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि इस समय आंकड़े कुछ डराने वाले हैं। ये तेजी से बढ़ते हुए आंकड़े केवल भारत में ही नहीं, विश्व में भी हैं। लेकिन केवल आंकड़ों से हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, सजग रहने की ज़रूरत है। उसका एक कारण ये है कि कोरोना केवल 80% केसेस में बहुत ज़्यादा भयावह नहीं होता है, यूं ही छू कर निकल जाता है। रिपोर्ट पॉजिटिव हो सकती है या एसिम्प्टोमेटिक लोग होते हैं जिसमें सिम्टम्स नहीं होते हैं लेकिन उनको कोरोना पॉजिटिव होता है। और कुछ 20% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें उनको सिम्टम्स होते हैं। उसमें भी कुछ ही लोग होते हैं जिनको आईसीयू की ज़रूरत होती है या इन्फेक्शन की ज़रूरत होती है। तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। बढ़ रहे हैं, आंकड़े बता रहे हैं, लेकिन सजग रहने की ज़रूरत है, उनसे बचाव करने की ज़रूरत है। अगर ये कोरोना वायरस, जैसे इसका नाम लिखा है कोरोना, एक कॉर्न की तरह है, एक ऐसा शेप है जिसमें कहते हैं मुकुट की तरह है, यानी ये राष्ट्रीय टाइप का वायरस कहेंगे। इसको लेने जाना पड़ता है। जब तक आप घर के बाहर नहीं निकलेंगे तब तक वो घर में नहीं आएगा।
ये स्वयं अपने आप प्रवेश नहीं करता है, आपको घर जाना पड़ेगा, उसको आमंत्रित करना पड़ेगा, तब वो आपको इन्फेक्ट करेगा। अगर आप नहीं चाहेंगे इन्फेक्ट होना तो आप उससे बच सकते हैं। बच सकते हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही कि बच सकते हैं। आप उसे इनवाइट मत कीजिए, और अगर करेंगे तो स्थिति बहुत ही भयावह होगी। डॉक्टर साहब, एक बात मैं बार बार कहता हूं कि आप जैसे लोग अक्सर आते हैं, उम्मीदें जगाते हैं। आपने कहा कि बहुत से कम लोगों को ऐसी बीमारी होती है, वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है, बेड्स की ज़रूरत होती है, भर्ती करना पड़ता, लेकिन आए दिन हल्ला मचा करता है कि हमारे पास साधन नहीं है। कानपुर में मैं एक दिन बात कर रहा था हाईलैंड के डॉक्टर प्रेम सिंह से, उन्होंने कहा अभी हमको बहुत बेड्स की ज़रूरत है, वेंटिलेटर की ज़रूरत है। तो एक आंकड़े ये आते हैं, एक आप जैसे लोग बताते हैं, ये क्या है? जनता थोड़ी सी भ्रम में पड़ जाती है। ऐसा नहीं है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं जी। वेल इक्विप्ड हैं जी। और वहाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है। हम वहाँ पे डॉक्टर्स को पर्सनली जानते हैं, जी जान से मेहनत कर रहे हैं। जो एमडी में है, जो और स्पेशलिटी में है, सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर वो काम नहीं हो रहा होता तो इतने अच्छे रिजल्ट्स हमारे पास नहीं होते। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या अत्यधिक है। कुछ खराब, अगर आप वर्ल्ड में कंपेयर करें तो भारत में जितने मरीज ठीक हो रहे हैं उनकी संख्या बहुत है। इनके पास पूरे वेंटिलेटर है। ये बात ठीक है कि हमें सजग रहने की ज़रूरत है, आगे के लिए हमें तैयारी की ज़रूरत है। जैसा कि लॉकडाउन में गवर्नमेंट ने करा है कि स्लोली उसको लॉकडाउन करा, अपनी प्रिपरेशन करी। अब पूरी गवर्नमेंट ऑल ओवर इंडिया की वेल इक्विप्ड है, उनके पास सारे साधन हैं और किसी को भी डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितने मरीज होंगे उतने बेड्स या उतनी चीज़ें हमारे पास पूर्णतः उपलब्ध है। लेकिन एक बात ये भी कहते हैं डॉक्टर साहब कि जो हमारे प्राइवेट अस्पताल हैं वो इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ कोविड और नॉन कोविड दोनों का इलाज हो नहीं सकता है। तो ऐसी स्थितियों में क्या वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए? आपका क्या सुझाव है? देखिए, इसको दो चरणों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में उन्होंने कोरोना के ले रहे हैं, सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल ने अपने आप को कोरोना के लिए उन्होंने दे दिया है। लेकिन उन मरीजों को भी ध्यान रखने की ज़रूरत है जो कि जिनको कैंसर है, हार्ट की बीमारियां हैं, प्रेग्नेंट वुमेन हैं जिनको कोई इन्फेक्शन नहीं है, कुछ और बीमारियां हैं जो नॉन इन्फेक्टिव हैं। उनके लिए आपके पास क्या है? तो कुछ ऐसी जगह भी होनी चाहिए जो वो मरीज जो कि कोरोना के अगर एक हॉस्पिटल में हो रहे हैं तो वहाँ पे वो मरीज बेचारे नहीं आ पा रहे हैं, डर से नहीं आ पा रहे हैं या उनको संक्रमित होने का डर रहता है। तो इस तरह की पॉलिसी होनी चाहिए। कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल जो स्वतः अपने आप आने चाहते हैं, जिनके पास इक्विप्ड हैं इसके लिए, वो आ सकते हैं। और बाकी कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स भी होने चाहिए जहाँ पे साधारण जिनको कोरोना नहीं है, नॉन इन्फेक्शन है, उनके कम से कम इलाज हो पाए। डायलिसिस के पेशेंट्स होते हैं, उनको हॉस्पिटल एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, उनकी इम्यूनिटी कम होती है। जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं उनको इलाज करने की ज़रूरत होती है। तो एक बहुत अच्छे सोचे समझे रणनीति के साथ बैलेंस करते हुए दोनों तरह का एक प्रावधान होना चाहिए। प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो प्राइवेट हॉस्पिटल कोरोना के पेशेंट्स देख रहे हैं उनके यहाँ भी अगर कोरोना के पेशेंट है, अगर अलग वार्ड है, अलग विंग है, तब तो कोरोना को वो ले सकते हैं, अन्यथा नहीं ले पाएंगे। कुछ जगह पे नर्सिंग होम ने कहा कि हम लेना चाहते हैं, लेकिन वो नर्सिंग होम जनरल पब्लिक के प्लेस में है, उन्होंने विरोध कर दिया। आसपास के रहने वालों को डर था कहीं वो हॉस्पिटल कोरोना वार्ड हो जाएगा, हॉस्पिटल हो जाएगा तो उनका क्या होगा। तो बहुत सारी चीज़ें सोच समझ के बैलेंस करके लेती हैं। ऐसा नहीं प्राइवेट हॉस्पिटल लेना नहीं चाहते, प्राइवेट हॉस्पिटल लेना चाहते हैं, लेकिन उनको कुछ चीज़ें, सुविधाएं या कुछ चीज़ें बैलेंस होने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, इस समय जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है तो आपके पास भी तो मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई होगी। तो जब आप मरीजों की जो संख्या बढ़ गई होगी तो उनमें आप कितने को कोरोना पाते हैं और कितने को नॉन कोरोना? क्या परसेंटेज चल रहा है आपके यहाँ? परसेंटेज तो कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ, इधर कुछ समय में नंबर्स जो पेशेंट्स हैं जिनको हम लोग देख रहे हैं, जो रेडियोलॉजिकल एविडेंस मिल रही है जी, या वो इधर काफ़ी बढ़ गए हैं। क्योंकि हम केवल चेस्ट के देख रहे हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ पेशेंट्स ज़्यादा होते हैं। हमारे पास जो पेशेंट्स होते हैं वो खांसी, जुकाम, सांस के ही आते हैं। उसमें ये डिफ्रेंशिएट करना कि कौन से कोरोना के पेशेंट्स हैं या नॉन कोरोना के पेशेंट्स हैं। आपके पास 20 साल से सांस के पेशेंट आ रहे हैं, सडनली उनको फीवर आया, फीवर की दवा देने के बाद में बुखार नहीं उतर रहा है, खांसी सांस दोनों में होती है, लेकिन उसको क्लिनिकली हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। काफ़ी पेशेंट क्लिनिकली डिफ्रेंशिएट करते हैं। उसके बाद केवल एक छोटी सी जांच एक्सरे, जो कि महंगा नहीं है, उसको करा के देख लेते हैं
उसमें अगर शक होता है तो हम लोग सीटी या और भी टेस्ट करा के देखते हैं और अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। उनको कोरोना के टेस्ट के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, वहाँ पे हम लोग भेज देते हैं। कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल में भी अब ये टेस्ट होने लगे हैं, वहाँ पे करवा के उसको उसी के अनुसार रेफर कर दिया जाए। तो क्या ये माना जाए कि लोगों में अब ये भय और डर तो पैदा ही हो गया है, इसलिए आपके पास अभी बलगम जमा हुआ, जुखाम आ गया, बुखार आ गया, तुरंत आपके पास भागते हैं लोग? हाँ, लोग जागरूक भी हैं जी, चैतन्य भी हैं और इस तरह के पेशेंट्स आते हैं और हम लोग का काम केवल इलाज करना ही नहीं है, उनको भय मुक्त रखना भी है। भाई साहब, एक मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आप कैसे इन मरीज को ट्रीट करते हैं? जैसा मैं अभी देख रहा था कि बहुत से डॉक्टर्स बड़े भयभीत हैं, परेशान हैं। मैंने एक डॉक्टर साहब को देखा तो मरीज को 300 मीटर की दूरी पे खड़े होकर दूर दूर से पूछ रहे थे, शीशा लगाए हुए थे, दूर से मरीज से बात कर रहे थे। कई जगह मैंने देखा कि एक विशेष सुरक्षात्मक कपड़े पहनाए जाते हैं मरीजों को, तब उनको इंटर करने दिया जाता। आप कैसे करते हैं? क्योंकि आपके लिए तो सबसे ज़्यादा समस्या है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है जी। खुद भी बचाव रखना बहुत जरूरी है जी। क्योंकि अगर जैसे आपने दिया कि काफ़ी डॉक्टर्स इससे इन्फेक्ट हो रहे हैं, काफ़ी डॉक्टर्स की डेथ भी हो रही है, कानपुर के ही कुछ डॉक्टर्स अभी इन्फेक्ट हुए हैं, तो अपने को बचाव रखते हुए औरों की सेवा करना ज़्यादा बेहतर है। अगर वो प्रोटेक्शन कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अपने आप को प्रॉपरली कवर्ड रखना चाहिए, शील्ड लगाना चाहिए, डबल मास्क या एक सिंगल N95 मास्क का उपयोग करना चाहिए, मरीजों से थोड़ी दूर पे रहना चाहिए। कुछ टेली कम्युनिकेशन से, कुछ फ़ोन के उससे जरिए से इलाज करते हैं। इट डिपेंड्स करता है कि आप किस तरह से इलाज करना चाहते हैं। अगर हम आईसीयू में हैं तो आईसीयू में जाए बिना, पेशेंट को देखे बिना तो नहीं हो सकता है ना। जो पेशेंट सीरियस होते हैं उनको आईसीयू में भी देखना पड़ता है, वार्ड में भी देखना पड़ता है, तो हमेशा छोड़ करके तो नहीं काम होगा, दोनों को ही देखते हुए करना है। लेकिन हाँ, अगर कोई कार्डियोलॉजिस्ट है, कोई दूसरी बीमारी को देख रहा है जहाँ पे कोरोना के पेशेंट्स नहीं आ रहे हैं, तो उनका फ़र्ज़ होता है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करे, और कोरोना के पेशेंट्स उनको नहीं देखने होते तो वो नहीं देखेंगे पेशेंट्स। नहीं, आप कैसे देखते हैं? मतलब आप जैसे मानिए का यूज़ करते हैं, मास्क यूज़ करते हैं, एक शील्ड आगे लगा लेते हैं जी। और चूंकि हमारा मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है तो इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है कि हम बहुत ज़्यादा कपड़े पहन करके उनको करें। कभी आईसीयू में जाना पड़ता है, कभी वार्ड में जाना पड़ता है, ओपीडी में जाना पड़ता है। बट हाँ, अभी तक उनको प्रोटेक्ट करके देखते हैं, आगे से ना एग्जामिन करके, पीछे से आ करके हम एग्जामिन करते हैं। हम केवल कुर्सी पे बैठ करके नहीं देखते हैं, पेशेंट बैठा रहता है, हम मूव करके जा करके पीछे से एग्जामिन करते हैं। तो अभी तक सब ठीक चल रहा है। नहीं, वो तो ठीक ही चलना चाहिए। लेकिन एक बात मैं और आपसे ज़रा जानना चाहता हूँ कि आपने बहुत अच्छे ढंग से कहा कि आप इसकी व्यवस्था करते हैं। अभी आपने कहा कि हम एक्सरे की जांच करा करके और सिम्टम से पता लगा लेते हैं। ये क्या जो कोरोना के लिए इतनी जांचें हो रही हैं, क्या उसकी ये प्राथमिक जांच है और इस जांच से सारा काम चल जाएगा? इसकी प्राथमिक जांच है। इससे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि इस पेशेंट में वायरल निमोनिया एक अलग तरह का निमोनिया होता है जी, जो कि इंटरस्टिशियम, वो जगह जहाँ पर ऑक्सीजन एल्वोलाई में जो कोष्ठक होती हैं, जहाँ सांस की नली से जा कर के कोशिकाएं होती हैं, ऑक्सीजन पहुँचती है और वहाँ से ऑक्सीजन एक बीच का जगह होती है जिसको इंटरस्टिशियम कहते हैं, वहाँ से ब्लड वेसल्स में जाती है, जहाँ की ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में जाती है। जो कोरोना का या जो वायरल इन्फेक्शन होता है वो इंटरस्टिशियम में जो बीच की स्पेस होती है वहाँ पे एक्ट करता है। इसमें एक डिफरेंट टाइप का पैटर्न होता है जो रेडियोलॉजिकली एक्सरे में या सीटी में दिखाई पड़ता है, जिसको हम लोग ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी कहते हैं। जैसे ग्लास के ऊपर किसी ने रेत मल दी हो, ओपेक हो जाता है, उस तरह की एक तरह के शेडोज होती हैं। ये शेडो एक्सरे में पेरिफेरीज में दिखाई देती हैं। अगर हम सीटी में देखेंगे तो पेरिफेरी में दिखती हुई होती है और धीरे धीरे वो सेंटर की तरफ बढ़ती हैं। शुरू में छोटे छोटे टुकड़े दिखाई देते हैं और धीरे धीरे वो पूरे फेफड़े को इन्वॉल्व करते हैं। ऑक्सीजन देते हुए भी उसमें इफेक्ट नहीं आता है, आदमी एयर हंगर रहता है। उसमें शॉर्ट एंड शैलो ब्रेथ होती है, जो शॉर्ट और गहरी गहरी सांस लेने की ज़रूरत होती है। वायुमंडल में हवा होते हुए भी उसको सांस नहीं जा रही होती है। तो वो इस तरह से पूरे लंग को कवर कर लेता है। इससे हमें मालूम पड़ जाता है कि हम इसमें इंटरस्टिशियम में या कोरोना के पेशेंट में है। उसके बाद अगर हमें शक होता है, उसके सिम्टम्स मिलते हैं, तब हम कोरोना की जांच के लिए कहते हैं। अगर हम चाहें तो इसको एक्सरे को हमने बोला हुआ है, इसको हम लोग देख सकते हैं एक्सरे। अच्छा, ये बहुत खर्च भी इसका कम आता होगा डॉक्टर साहब?
हाँ, इसमें कोई खास खर्च नहीं होता। एक एक्सरे की जो कॉस्ट होती है वो होती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, बहुत कम पैसे में सीटी हो जाता है, उसको देख करके हम लोग देख लेते हैं। उसमें किसी डाई की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें HRCT करवा करके, जिसमें विदाउट डाई हम लोग देख सकते हैं कि कहाँ पे इसका इन्फेक्शन, किस तरह का पैटर्न है। तो सामान्यतः आप जो आपके पास मरीज आते होंगे डॉक्टर साहब, उनका ये आप एक्सरे करा ही लेते होंगे? सारे पेशेंट्स में हम लोग एक्सरे करा लेते हैं। जिसमें शक होता है उसमें हम लोग सीटी कराते हैं। जी। उसके बाद भी अगर लगता है कि उसमें फर्दर जांच की ज़रूरत है तो उसमें कोरोना के लिए टेस्ट होता है, एक एंटीजन टेस्ट होता है, एक RT-PCR होता है जो कि कंफर्म करता है कि इसमें कोरोना है। ठीक बात। डॉक्टर साहब, मैं आपसे 3 बातें जानना चाहता हूँ डिफरेंस करके। कहते हैं कि जिन लोगों को कोरोना होता है उनको भी जुकाम होता है, उनमें बुखार भी होता है और चेस्ट में भी प्रॉब्लम आती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, ये परेशानी आती है। मैं अगर आपसे ये जानना चाहूँ कि एक जुकाम है तो जुकाम कोरोना में और आम जुकाम में क्या डिफरेंस होता है? खाली मैं जुकाम की बात जानना चाहता हूँ। देखिए, केवल अगर हम बात करें तो एक फेफड़ा एक ऐसा ऑर्गन होता है जो शरीर के अंदर होते हुए भी वायुमंडल से डायरेक्ट संपर्क में रहता है। जी। फेफड़े की शुरुआत, फेफड़े का पहला दरवाज़ा नाक है, यहाँ से फेफड़े की शुरुआत हो जाती है। यही नीचे की तरफ सांस की नली जाती है और 2 भागों में डिवाइड होकर के लंग के अंदर जाती है और छोटे छोटे जैसे पेड़ की टहनियाँ होती हैं उस तरह डिवाइड होकर के जो लीव्स होती हैं उसी तरह वहाँ पे एल्वोलाई होती है जहाँ पे ऑक्सीजन एक्सचेंज होती है, जैसा कि हमने आपको बताया। जी। जब कोई भी इन्फेक्शन होता है या कोई एलर्जी होती है वो नाक में जाती है, नाक में जा कर के उसमें स्वेलिंग होती है, वहाँ पे चेंजेस होते हैं। उसमें जो जुकाम होता है या तो छींकें आती हैं, नाक बंद होती है या नाक बहती है। जो एलर्जी के पेशेंट होते हैं उनको क्लियर कट हो जाता, मालूम होता है कि चेंज ऑफ सीजन में ये चीज़ हो रही है, जी। डस्ट एक्सपोजर पे हुआ है तब हो रही है। वही चीज़ जब स्वेलिंग नीचे की तरफ जाती है तो गले में थोड़ी खराश होती है, जिसे हम लोग कहते हैं खराश हो रही है, और उसके नीचे जाती है, सांस की नली में जाती है तो खांसी आती है। जो इन्फेक्शन होता है उसमें बलगम पीला आता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, और उसके नीचे जाती है तो वो सांस फूलने लग जाती है। दोनों ही परिस्थिति में, जिसमें हम कहते हैं एलर्जिक पेशेंट्स हों या कोरोना के पेशेंट होते हैं, उसमें सांस फूलती है। लेकिन फ़र्क है, फ़र्क ये है कि जो सांस के पेशेंट होते हैं उसका जो इफेक्ट होता है वो सांस की नली में होता है, जिसे हम लोग कहते हैं कि एयरवे डिजीज़ होती है। उसमें स्वेलिंग होती है, वो स्वेलिंग कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती है स्वेलिंग उसकी वजह से, और एक वीजिंग सी साउंड प्रोड्यूस होती है जिसमें एक्सपेक्टरी फेज, जिसमें सांस हम छोड़ते हैं वो प्रोलॉन्ग होता है, इस तरह की साउंड होती है। जैसा हमने आपको बताया है, जो कोरोना के पेशेंट होते हैं जिसमें निमोनिया होता है, वायरल निमोनिया होता है, वो इंटरस्टिशियम को इन्वॉल्व करता है। जो एल्वोलाई और जो सेल होती हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, इनका बीच का जो स्ट्रक्चर होता है वहाँ इन्वॉल्व होता है। यानी कि लंग के अंदर होता है, उसको जब इन्वॉल्वमेंट होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है तो शॉर्ट एंड शैलो ब्रेथ होती है, आदमी जल्दी जल्दी सांस लेता है, एयर हंगर होता है, उसमें एक्सपेक्टरी फेज, सांस फूलने की जो होता है वो प्रोलॉन्ग नहीं होता है। तो क्लिनिकली अगर पेशेंट जैसे ही एंटर होता है उसको देख करके ही जो डॉक्टर होता है वो ये बता सकता है कि इसमें किस तरह का निमोनिया है, इसमें सांस फूलने का कारण क्या है। उसके बाद बहुत ज़्यादा करीब 10 जांचों की ज़रूरत होती है, एक क्लिनिकल असेसमेंट होता है, उसके बाद आप जो उसकी ज़रूरत होती है उसकी जांच करते हैं और उसको हम लोग आराम से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये सांस का पेशेंट हो रहा है, इसमें वायरल फीवर है कि इसमें बैक्टीरियल फीवर है। उसके बाद हम लोग इन्वेस्टिगेशन करके उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो क्या ये हम माने कि जो आम लोगों को जुकाम मौसम के कारण होता है और यदि उस जुकाम में गले में खराश शुरू हो जाए तो व्यक्ति को थोड़ा सा कोरोना संक्रमित समझना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है जी। जो एलर्जिक पेशेंट है उनको हर सीजन में प्रॉब्लम होती है, उनको मालूम है कि ये हो रही है, लेकिन एक भय है जी। जिसको भी जुकाम आजकल हो रहा है, खांसी आ रही है, सांस फूल रही है, वो फौरन को कहता है कि हमें कोरोना तो नहीं हो गया है। अच्छा। ऐसा नहीं है। उसके पास कुछ इनहेलर्स हैं, सांस की दवाइयाँ हैं, अगर वो एंटी एलर्जिक लेता है जी, उस सांस की दवा कुछ इनहेलर लेता है या ब्रोंकोडायलेटर लेता है, उसको 1 या 2 डोज में वो ठीक हो रहा है, उसको एकदम से बेटर हो रहा है, तो वो कोरोना नहीं है। लेकिन अगर उसको फीवर आ रहा है और दवा देने के बावजूद, बुखार की दवा देने के बावजूद बुखार नहीं उतर रहा है और फिर से बुखार आ रहा है,
उसको खांसी हो रही है, सांस फूल रही है, सांस नहीं भी फूल रही है, उसको खांसी भी आ रही है, और वो सांस के लिए जो दवा लेता है उससे वो ठीक नहीं हो रहा है, तब उसको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। चाहिए। हर चेस्ट की बीमारियां, हर चीज़ कोरोना नहीं होता है। और एक चीज़ और हम बता दें, केवल कोरोना चेस्ट को ही नहीं इन्वॉल्व होता है, इसमें एक चीज़ होती है जो ब्लड की कॉगुलेबिलिटी, जो ब्लड की चिपकने की शक्ति होती है, जो कोगुलम बनाने की शक्ति होती है, वो बढ़ जाती है। और वो छोटे छोटे क्लॉट्स अगर हार्ट में जाते हैं तो हार्ट की भी दिक्कत हो सकती है, ब्रेन में जाते हैं ब्रेन में दिक्कत हो सकती है, कभी कभी वो पेट की बीमारियां करके भी मैनिफेस्ट करते हैं। कभी कभी पेशेंट ठीक हो रहा होता है, कोरोना के पेशेंट, सडनली उसको एमआई या कार्डियक इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तो एक बहुत सजग रहने की ज़रूरत होती है। उसमें कुछ हम लोग टेस्ट कराते हैं, उससे मालूम पड़ता है कि ब्लड क्लॉट ज़्यादा तो नहीं कर रहा है। उसके ऊपर हम लोग ये भी देखते हैं उसके दूसरे ऑर्गन्स में भी इसका इफेक्ट तो नहीं आ रहा है। डॉक्टर साहब, एक बात इसी जगह थोड़ा सा हम और क्लियर कर लें, जुखाम हो और बुखार मने इतना तेज आए और उतरे नहीं सामान्य रूप से, और सांस की तकलीफें शुरू हो जाएं, तो व्यक्ति को कोरोना संक्रमित मान करके डॉक्टर साहब के पास तुरंत पहुंच जाना चाहिए। हाँ, अगर वो रोज़मर्रा की जो बीमारियों की दवाई है उससे वो ठीक नहीं हो रहा है, उसको दिक्कत हो रही है, और संपर्क में आने वाले और लोग, जैसे घर के फैमिली मेंबर्स या ऑफिस में जो लोग रह रहे हैं, उनको भी उसी पैटर्न में अगर बुखार है, बिल्कुल एक चेन रिएक्शन शुरू हो रहा है, तो इमीडिएटली अपने आप को पहला काम करें, आइसोलेट करें, अपने आप को बचाएं और दूसरे लोगों को इन्फेक्ट होने से बचाएं। अगर आप स्वयं मास्क लगा रहे हैं और दूसरा आदमी भी मास्क लगा रहा है, नहीं आप अपने आप को बचा रहे हैं, वरन उसको भी, पूरी कम्युनिटी को आप बचा रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप किसी पब्लिक प्लेस में जाएं, आप स्वयं मास्क लगाएं, दूसरा भी अगर मास्क नहीं लगाए हुए तो उसको लगाएं। कुछ लोगों को देखा है मास्क लगाए हुए लेकिन नाक खुली हुई है, प्रॉपर्ली वो कवर्ड होना चाहिए, ऊपर की तरफ से क्लिप होती है, उसको दबा करके ऐसे लगाएं। मास्क को टच नहीं करना चाहिए फ्रंट से, जब भी उतारे तो साइड से उतारना चाहिए, उसको आगे से नहीं टच करना चाहिए। अगर आप बाहर जा रहे हैं, पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं, तो घर में जाने के बाद सारे कपड़े अपने उतारें, उनको फोल्ड करें, अलग से धोने के लिए रखें। जूते घर के ऊपर नहीं लेके जाना चाहिए, क्योंकि ये वायरस हैवी वायरस है, जो ऑर्डिनरी वायरस से करीब 300 गुना से 400 गुना हैवी होता है। वो फ़ौरन ज़मीन में गिर जाता है, ज़मीन में होता है, आपके जूते से प्रवेश करता है, आपके घर में जाता है। तो जूते वैसे भी अपने घर के बाहर उतारना चाहिए, जो भारतीय संस्कृति है, जो यहाँ की पद्धति है, बाहर उतारना चाहिए। घर में सारे कपड़े उतार के जाइए और सीधे बाथरूम में जाके आपको साबुन से नहाना चाहिए। जब भी आप बाहर जाएँ तो आपको शैम्पू करके या साबुन से सर के बाल धोने चाहिए, और अपने उसके बाद में घर के और फैमिली मेम्बर से संपर्क में आना चाहिए। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी भी सिम्टम्स हैं, आपको ये शक है कि आपको जुकाम है या खांसी है, तो स्वतः अपने आप को घर में आइसोलेट कर लें, अलग कमरे में जाएं और बहुतों के संपर्क में ना जाएं, और सोसाइटी में और जगह किसी पब्लिक प्लेस में जा करके औरों को इन्फेक्ट ना होने दें। ठीक बात, ये बहुत बड़ी बात आपने बताई कि यदि आप अपने परिवार में हैं और आप में कोई समस्या है, वही परिवार के दूसरे सदस्य को भी होने लग रही है, बुखार आ रहा है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कोरोना की, और ख़ास तौर से उसका जो प्रभाव चेस्ट पर पड़ता है उसके बारे में। डॉक्टर साहब, ये आप 3 बातें बता रहे थे, बहुत अच्छी बात, कि हमें कैसे सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए, मास्क पहनने में क्या सतर्कता बरतनी चाहिए। हम मास्क तो पहन लेते हैं लेकिन बेर बेर हाथ वहीं जाता है। दूसरी चीज़, जैसे आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि घर जाएं तो जूते बाहर उतार लें, नहा धो करके जाएं। डॉक्टर साहब, मैं एक बात और आपसे जानना है, क्या ये जो सतर्कताएं हैं, इनके अलावा भी कोई ऐसी सतर्कता है जिससे हम अपने को बचा सकें या अपने चेस्ट को हेल्दी रखें? ऐसा भी कुछ है क्या आपके पास? जो कोई भी इन्फेक्शन होता है वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है, जो इन्फेक्शन करने वाला और जिसको इन्फेक्शन हो रहा है जी। जो करने वाला या वायरस होगा या बैक्टीरिया होगा, उससे बचाव, जैसा आपने बताया, सोशल डिस्टेंसिंग, दूरी रहना, मास्क से अपने आप को कवर रखना, बाहर का इन्फेक्शन अपने आप ना लेके जाना, पब्लिक प्लेस में ना लेके जाना, बार बार मास्क को छूने के बाद नाक, कान, आँख को न छूना, बच्चों को या वो बुज़ुर्ग जो कि उम्र जिनकी 60 साल से ऊपर है, जो डायबिटिक हैं, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, कैंसर की दवाई चल रही है, जिसकी इम्यूनिटी कम है,
उनको विशेष करके बाहर एक्सपोज ना करना, प्रेग्नेंट लेडीज़ को बाहर एक्सपोज नहीं करना चाहिए, पब्लिक प्लेस में ऐसी जगह ना जाए जहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। दूसरी चीज़ जैसे हमने बताया, जिसको इन्फेक्शन हो रहा है उसकी इम्यूनिटी, जिसे हम कहते हैं प्रतिरोधक क्षमता। जी। प्रतिरोधक क्षमता इतनी ज़रूरी है कि आपको कोई भी इन्फेक्शन से बचा सकती है। प्रतिरोधक क्षमता आपकी हेल्थ पे डिपेंड करती है, आप क्या खा रहे हैं इस पे डिपेंड करती है, क्या आप सोच रहे हैं इसके डिपेंड करती है, कितना सो रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप उम्र कुछ भी है, 70 साल के भी हैं, या आपको कोई डिजीज़ है, डायबिटिक है, आप नियमित व्यायाम कर रहे हैं, प्रॉपरली सो रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, फ्रेश खा रहे हैं, डाइट प्रॉपरली ले रहे हैं, नॉन स्मोकर हैं, स्मोक नहीं कर रहे हैं, अल्कोहल का सेवन नहीं कर रहे हैं, तो आपको रोग होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर आप देखिए यूरोपियन कंट्रीज़ में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा अल्कोहल का सेवन होता है, बहुत लेट नाइट लोग जगते हैं, पार्टीज़ हो रही होती हैं, उनकी इम्यूनिटी कम होती है। एक मनुष्य को, आम नागरिक को, आम जनता को जो सोना चाहिए वो 7.5 से 8 घंटे की रात की स्लीप होनी चाहिए। हम लोगों को केवल ड्यूरेशन काउंट नहीं करता, एक स्लीप आर्किटेक्ट होता है, डिफरेंट स्लीप की स्टेजेस होती हैं, N1, N2, N3, देन रैम स्लीप। क्वालिटी ऑफ स्लीप और ड्यूरेशन ऑफ स्लीप दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। एक स्लीप की पर्टिकुलर स्टेज होती है जिसे रैम स्लीप और N3 स्टेज कहते हैं, उसमें आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, लड़ने की पावर बढ़ती है। अगर आप 2 रात नहीं सोएं, तीसरे दिन एकदम से आप सुस्त हो जाएंगे, आपको हल्का सा जुकाम हो जाएगा, इन्फेक्शन कैच करने के चांसेस होते हैं। तो अगर आप अपनी स्लीप मजबूत रखें, कुछ एक्स्ट्रा सो लें, अपनी डाइट मजबूत रखें, एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको जरूरी से ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाएगा। अपना ध्यान रखने, क्योंकि स्वस्थ रहना एक आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, ये आपके हाथ में है, कोई और आपको स्वस्थ नहीं रखने जा रहा है। आपकी लाइफ में आप बिजनेस कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, तो जिंदगी भर हो गया, लेकिन अगर आपकी एक बार स्वास्थ्य बिगड़ गया तो वो कभी वापस नहीं आता है। स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है, अपनी इम्यूनिटी रखना, प्रॉपर खाना, नेगेटिव थॉट्स नहीं आने दीजिए। जितना आप नेगेटिव सोचेंगे, जितना आप गुस्सा करेंगे, जितना आप उल्टा सोचेंगे, उतना ही आपकी इम्यूनिटी कम होना चाहिए। पॉजिटिव सोचिए, खुश रखिए, अपने आप को खुश रखिए, औरों को खुश रखने की कोशिश करिए, कभी आपको कोई बीमारी नहीं। डॉक्टर साहब, ये सुना है कि जो कोरोना है ये हार्ट पर भी अटैक कर देता है अक्सर, और व्यक्ति को पता नहीं चलता है। व्यक्ति सोचता है कि हमारी गैस बन रही है या और प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, एसिड बन रही है, और उसको पता नहीं चलता है और वो बहुत बड़ा घातक हो जाता है। क्या ऐसा भी? ये जो इन्फेक्शन होता है ये बॉडी में नाखून और बाल, जो कि डेड ऑर्गन है, उसको छोड़कर बॉडी के किसी भी पार्ट को इफेक्ट कर सकता है। जी जी। ये जब वायरस अंदर घुसता है, घुसने के बाद आपके सेल्स में आता है, अगर आपकी इम्यूनिटी, प्रतिरोधक क्षमता खराब है, तो बॉडी में एक डिस्ट्रक्शन शुरू करता है, जिसे कहते हैं स्टॉर्म प्रोड्यूस करता है, साइटोटॉक्सिक स्टॉर्म प्रोड्यूस करता है। बॉडी में कुछ सूजन पैदा करने वाले तत्व सर्कुलेट होते हैं जो डिफरेंट ऑर्गन को डिस्ट्रॉय करते हैं। मैंने जैसे पहले भी बताया था कि एक बॉडी में क्लॉट बनने की टेंडेंसी, थक्का जमने की टेंडेंसी बढ़ जाती है खून में, और वो छोटे छोटे जो थक्के होते हैं वो बॉडी के एक पार्ट से लेकर के दूसरे पार्ट में जाते हैं, लंग में जाते हैं, वहाँ पे पहला फिल्टर होता है, उसके बाद वो हार्ट में जाते हैं। तो हार्ट को उसी तरह ब्लॉक करते हैं जैसे कि हार्ट अटैक में होता है। उसकी जो ब्लड सप्लाई होती है, जो कॉरोनरी आर्टरीज होती हैं, उसको ब्लॉक करते हैं, तो एंजाइना या हार्ट अटैक होने का डर रहता है। वही क्लॉट अगर ब्रेन में जाता है तो ब्रेन को पैरालिसिस कर सकता है। कुछ पेशेंट्स आते हैं जो चक्कर की कंप्लेन करते हैं, याददाश्त में कमी की कंप्लेन करते हैं, उनको अलग तरह के फालिज मार सकता है, स्ट्रोक प्रोड्यूस कर सकता है, इस तरह की कंप्लेन होती है। उनको कोई किसी तरह का बुखार नहीं है, किसी तरह की सांस नहीं है, लेकिन मैनिफेस्टेशन इस तरह से होता है जैसे कि आपको ब्रेन की बीमारी है, उनको चक्कर आना, मिर्गी आना, इस तरह की कंप्लेन हो सकती है। एब्डोमिनल कंप्लेन हो सकती है, नोजिया है, वोमिटिंग है, इस तरह की कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ भी होती है जब उनको इस तरह की कंप्लेन होगी तो घर में किसी और को बुखार आ रहा होगा, किसी को खांसी आ रही होगी। एक चेन रिएक्शन है जो कि एक आदमी को दूसरे आदमी से इन्फेक्शन होता है। अच्छा, लेकिन ये पता नहीं चल पाता है कि इनको हार्ट पे अटैक कर गया है या ब्रेन पर अटैक कर गया है, इसका पता नहीं चल पाता क्या? नहीं, बिल्कुल पता चल जाता है। जब आपको इस तरह की प्रॉब्लम होगी तो आपको डॉक्टर के पास जाएंगे। जो डॉक्टर है जो उस चीज़ का विशेषज्ञ है उसकी कुछ जांच करेगा और उसमें स्वतः मालूम पड़ जाएगा कि आपको ये बीमारी है। उसका लंग में जब मैंने आपको कहना है कि अगर हार्ट में भी आपको एसिड की
और जो प्रॉब्लम हो या गैस की आपको बहुत विशेष प्रॉब्लम, तो किसी डॉक्टर से तुरंत राय ले लेनी चाहिए। वो तो वैसे भी लेनी चाहिए। अगर कोई भी चीज़ जो घर में नहीं ठीक हो रही है उसको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। हर चीज़ का इलाज गूगल नहीं है कि आपने फ़ौरन फोन खोला, गूगल में पढ़ा और उसके बाद अप्लाई कर देंगे। एक क्लिनिकल असेसमेंट होता है जिसे कहते हैं कि क्लिनिकली देख करके उसको समझ करके आप उसको इलाज करते हैं, वो करते हैं। वो चीज़ कंप्यूटर आपको नहीं दे सकता है, गूगल आपको नहीं दे पाएगा। उसके लिए आपको स्वयं डॉक्टर से संपर्क करेंगे, जो जिसे कहते हैं क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पेशेंट। उसकी थोड़ा सा समय देना पड़ता है। पेशेंट की हिस्ट्री, उसकी क्या कंप्लेन है, डॉक्टर को भी थोड़ा सा समय दे करके सुनना पड़ता है। उसकी कंप्लेन से 70 to 80% डायग्नोसिस वहीं पर हो जाती है, केवल सुनने से। 5 मिनट का समय, 10 मिनट का समय पेशेंट को देना पड़ता है। उसके बाद जब आप एग्जामिन करते हैं तब आप काफ़ी कुछ उससे निष्कर्ष में निकल सकते हैं कि पेशेंट की डायग्नोसिस क्या है। उसके बाद आप इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। वो बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन उस परिस्थिति में नहीं होते, कुछ छोटे से इन्वेस्टिगेशन से ही चीज़ें क्लियर हो जाती है। डॉक्टर साहब, मैं अभी आप एक्सरे की बात कर रहे थे, देखिए मैं अपने स्क्रीन पे वो एक्सरे लेता हूँ और ज़रा आप उसको समझाइए तो आम लोग भी समझ लें कि क्या पोजीशन ऐसी होती है। देखिए, जो हमने पहली चीज़ कही थी, ये एक्सरे आ गया, ये है जी। ये इसमें अगर आप इस तरफ के पेशेंट के लिए देखें तो इसको एक ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी कहते हैं। जो एक्सरे है वाइट कलर का दिख रहा है जी, जैसे किसी ने ग्लास के ऊपर एक रेत मल दी होगी, इसको ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी कहते हैं। वो देखें तो वो पेरिफेरी जो चेस्ट की बाउंड्री है उसकी तरफ से चिपका हुआ है। इसमें दोनों तरफ के फेफड़े, ये क्रॉस सेक्शन है, एक कटा हुआ हिस्सा है फेफड़े का, ये पूरे चेस्ट इन्वॉल्व हो रहा है। उसमें वाइट है, जगह नहीं है। जो काला पोर्शन होता है उसमें एयर होती है। बीच में हार्ट है, वो लिक्विड डेंसिटी कहलाता है। बाहर जो बोन है, जो रिब्स हैं, वो बहुत हार्ड होती हैं, वो बोन डेंसिटी होती है। जो साधारण एक्सरे है, जो साधारण चेस्ट होती है, जहाँ फेफड़े होते हैं वो काले होते हैं क्योंकि उसमें हवा भरी होती है। जैसे जैसे फेफड़े खराब होने लगते हैं उसमें वाइटनेस आ जाती है, जो सफ़ेद होने लग जाते हैं। आप ये देखिए, इन एक्सरे में कहीं पे भी कालेपन की मात्रा बहुत कम है, यानी वहाँ पे एयर अंदर जा ही नहीं रही है। जब एयर अंदर नहीं जा रही तो आदमी सांस कैसे लेगा। जो वाइट पैटर्न है ये क्लियर कट पैटर्न है जो कि कोरोना के पेशेंट में या वायरल इन्फेक्शन में होता है। इसको देख करके आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हाँ, इस पेशेंट में ये प्रॉब्लम है। कभी कभी पेशेंट में इस तरह के शेडोज हैं बट सिम्टम्स नहीं होते हैं। लेकिन ये वो पेशेंट्स होते हैं जिसमें इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है। पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन देखने की ज़रूरत होती है। अगर उसकी ऑक्सीजन गिर रही है तो उसमें एक ABG आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस करते हैं। अगर वो भी उसमें ऑक्सीजन कम होती है तो ऑक्सीजन देते हैं। अगर उससे काम नहीं चलता तो एक नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन NIV कहते हैं, जिसको बाइपैप कहते हैं, उसको लगाते हैं। उससे भी नहीं आराम होता है। उन पेशेंट को जिसमें इतनी ज़्यादा डिस्ट्रेस है, ऑक्सीजन ऊपर नहीं जा रही है, तब हमें वेंटिलेशन या कृत्रिम जो मशीन होती है जिन्हें उसका मैकेनिकल वेंटिलेशन की ज़रूरत होती है, उनको देने की ज़रूरत। बिल्कुल, आपने इसके माने कि ये जो एक्सरे है ये एक बहुत बड़ा कारगर है अपने इस डिसीज को रोकने के लिए या उसकी पहचान करने के लिए। जी, अगर आप अर्ली स्टेज में पहचान कर लेते हैं और उसका एक समाधान करते हैं तो वो चीज़ बहुत आराम से हो जाती है। इसका ट्रीटमेंट जो हम लोग करते हैं वो पहली स्टेज में पहले तो प्रिवेंशन, आदमी को बचाव रखना चाहिए, जैसे हमने बताया, अपनी इम्यूनिटी से अपने आप को प्रिवेंट करके। इन्फेक्शन हो जाने की परिस्थिति में 80% केसेस में आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। जुकाम है या बुखार है उसकी ज़रूरत होती है, अमूमन एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ एंटीबायोटिक स्पेसिफिक होते हैं उसको हम लोग यूज़ करते हैं, उससे भी नहीं आराम होता है। तो कुछ आजकल जो नई मेडिसिन आई है वायरस के ऊपर इफेक्ट करती है, एंटीवायरल मेडिसिन हम लोग यूज़ करते हैं। वो एडमिटेड पेशेंट में होती है जिसमें आप डेमोस्ट्रेट कर दें कि इनको कोरोना ही है, वो करते हैं। तीसरे चरण की जो दवाइयाँ होती हैं, अभी वैक्सीन तो नहीं आई है, दवाइयाँ होती हैं जो वायरस के कारण जो स्टॉर्म प्रोड्यूस होता है, साइटोकाइंस हैं, ल्यूकोट्रिन हार्मोन और ल्यूकोट्रिन्स होते हैं जो इंटरल्यूकोट्रिन 6 होते हैं, उनके अगेंस्ट कुछ इंजेक्शंस आ गए हैं, उनको हम लोग देते हैं। जो डिजीज़ का इफेक्ट बॉडी के ऊपर जो उसका डिस्ट्रक्शन होता है उसको हम लोग रोक देते हैं। तो डिफरेंट स्टेजेस, किस स्टेज में पेशेंट है, कहाँ पे उसका इफेक्ट है वो देखते हैं, इन्वेस्टिगेशन में कहाँ पे हो रहा है और उसको कैसे बचाव करते हैं, और उसके साथ में जो उसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनको बचाते हैं। उसके बाद में कुछ मेडिसिन का इफेक्ट होता है, कुछ उसकी इम्यूनिटी कम होती है, तो सेकेंडरी इन्फेक्शन होते हैं, उनको भी बचाने की ज़रूरत होती है। मैं एक थोड़ी सी ये भी जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, अब एक ये भी स्टडी आई है कि हवा में जो है वायरस रहता है ये काफ़ी देर तक,
और फिर ये व्यक्ति को ये बात सही है, लेकिन डिफरेंट स्टडीज़ हैं, हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि जी। ये नया इन्फेक्शन है, नया वायरस है, तो ये स्टडीज़ आती रहेंगी। लेकिन ये बात सही है कि ये वायरस हवा में मिलता है, लेकिन जो उसका वेट है, जो उसका प्रभाव है, जो उसकी साइज़ है, हाँ। वो बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं ट्रेवल कर सकता है। जी जी थोड़ी से डिस्टेंस में आकर के वो किसी जगह गिर जाता है, चाहे वो आपकी टेबल हो, हाँ। चाहे वो ज़मीन हो, या सड़क चाहे हो, वो कहीं सामने पर। वाला जी। आदमी हो, उसके ऊपर आके चिपक जाता जी। है और वो कैरी करके दूसरे आदमी तक ले जाता ठीक है। है। डॉक्टर साहब, ये भी है कि कोरोना के एक लक्षण ये भी है कि आप खाना खा रहे हैं तो आपको कोई स्वाद नहीं उसमें दिखाई देता है, कुछ आपको बड़ा वैसा लगता है कि क्या हम खा रहे हैं, क्या ये भी एक लक्षण है? जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। ऐसा जी। एक रिसर्च में पाया गया है कि जो कोरोना के पेशेंट होते हैं उसमें सूंघने की क्षमता और हाँ। टेस्ट दोनों ही खत्म हो सूंघने जाता की है। और टेस्ट, जी तो वो एक चीज़ है जिसको हम कह सकते हैं, अगर ऐसा है जी। और उसके साथ में उसके और भी कोई सिम्टम्स हैं, हाँ। तो इसका हो सकता है। लेकिन अक्सर जुकाम में भी सूंघने की क्षमता कुछ लोगों में, एलर्जिक पेशेंट में भी कम हो जाती है। लेकिन उसके साथ फीवर आ रही है, अगर आ रहा है तो जरूर उसको अलार्म करना। होने की ज़रूरत है, उसको एक सजग होने की ज़रूरत है। जी, लेकिन बात। यही नहीं है कि जिसको सूंघने की क्षमता कम हो गई है उसको कोरोना ही हो गया है। क्या डॉक्टर साहब, क्या भविष्य दिख रहा है कोरोना का अपने देश में? कोई भविष्य की ऐसी किसी चीज़ में डरने की ज़रूरत नहीं है। हर जी। चीज़ का, कोई भी चीज़, कोई भी प्रॉब्लम आती है, ऊपर वाला जब प्रॉब्लम देता है तो साथ में उसका समाधान भी देता है। जी 70-80% पेशेंट्स अपने आप ठीक हो जाते हैं। अक्सर लोगों को कोरोना हो करके निकल जाता है, उसको स्वयं मालूम ही नहीं पड़ता कि उसको बुखार से या बीमारी से पीड़ित है। जी इन्फेक्शन हो जाता है, उसका समाधान है, उसको देखा जा रहा है। गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है। हॉस्पिटल्स आर वेल इक्विप्ड, बेड्स की संख्या की कोई कमी नहीं है। वेंटिलेटर की जितने की ज़रूरत है वो वहाँ पे मौजूद हैं। हर पेशेंट को वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, उसको सामना करने की ज़रूरत होती है। इस प्रॉब्लम से भी हम लोग बहुत आराम से निकले, कोई डरने की ज़रूरत नहीं। डॉक्टर साहब, मैं अंत में ये चाहूँगा कि आप जरा कोरोना के बारे में हमारे आम जन को थोड़ी सी टिप्स दे दीजिए कि बस इतना करें, हम बचते रहेंगे। सबसे बड़ी चीज़ है स्वयं अपने आप को बचाएं, मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का वो करें, बहुत ज़्यादा पब्लिक प्लेस में ना जाएं, कहीं पे भी बैठें पूरे डिस्टेंस में बैठें। जैसे हम यहाँ पे स्टूडियो में बैठे हैं, इसमें यहाँ पे केवल 2 लोग हैं, 3 लोग हैं और उनका डिस्टेंस भी बहुत है, तो हम मास्क नहीं यूज़ कर रहे हैं। अगर हम पब्लिक प्लेस में जाएं तो 1 मास्क या 2 मास्क का उपयोग करें। अगर आपके पास मास्क नहीं है तो गमछे का, जैसा कहते हैं, गमछे या किसी कपड़े या रुमाल को उसको डबल लेयर करके उसको उपयोग कर सकते हैं। बोलते समय, छींकते समय अपने आप को, कभी ऐसा लोगों की आदत है नीचे करके करते हैं, वो ना करें। हाथ को मास्क के बाहरी सतह पर टच ना करें। टच करने के बाद आँखों को खुजलाएं नहीं, नाक में उंगली ना डालें, ये ना करें। बार बार साबुन से हाथ धोना, वो चीज़ें आपको कई बार बताई जा चुकी हैं। हाथ साफ रखें। बाहर से जब भी घर से बाहर आए, पब्लिक प्लेस में जाएं, अपने कपड़े उतार के रखें। घर के बाहर कपड़े उतारें, जूते बाहर उतारें, उनको फोल्ड करके अपने कपड़े अलग रखें। बाथरूम में जाके साबुन से नहाएं, सर को शैम्पू से या साबुन से धोएं, सारे कपड़े चेंज करें, तब आप लोगों के संपर्क में आएँ। अगर कोई घर में वृद्ध व्यक्ति है जिसको कोई डायबिटीज़ है, उनका विशेष ध्यान रखें। बच्चों का ध्यान रखें, जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनका ध्यान रखें। अपने आप को बचाएं। खांसी, छींकते समय मास्क हटा करके लोगों को देखते हैं छींकते हैं। पब्लिक में लोगों का लॉकडाउन ख़त्म हो गया तो पब्लिक इस तरह से घूम रही है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण है, अगला 1 महीना या 2 महीना अगर उसको आप बचा के रखें तो सही माने में आप बहुत कुछ बच सकते हैं। अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखें। 7 घंटे से 8 घंटे की सोएं। अगर आपको इन्फेक्शन हो रहा है या वायरल फीवर है तो 1 या 2 घंटे एक्स्ट्रा सोएं। लिक्विड का सेवन ज़्यादा यूज़ करें। जो काढ़ा है, जो देसी दवाइयाँ हैं, उनका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। फ्रेश चीज़ें लें, वेजिटेबल्स वगैरह का इस्तेमाल करें। जंक फूड का इस्तेमाल ना करें। अगर आप स्मोकर हैं, कोशिश करिए, आपसे गुजारिश है, तम्बाकू का किसी भी फॉर्म पे उपयोग ना करें। ये लोकल सांस की नलियों की इम्यूनिटी कम करता है, स्मोक इम्यूनिटी कम करता है, उसको आप मत करिए। बहुत ज़्यादा ड्रिंक्स मत लीजिए। सेलिब्रेट करने के और भी तरीके हैं, खुश रह के भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके, लेट नाइट पार्टी करके, कम सो करके आप अपने इन्फेक्शन को आमंत्रित कर रहे हैं। जैसा हमने कहा, ये एक क्राउन की तरह है, जैसे किसी राजा का मुकुट होता है, मुकुट वाला वायरस है। जब तक आप इसको लेने बाहर से नहीं जाएंगे, रिसीव नहीं करेंगे, तब तक वो आपके घर में नहीं आएगा। तो अपने आप को बचा के रखें, अपनी इम्यूनिटी ठीक रखें, व्यायाम करें, खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात रखी। और देखिए डॉक्टर साहब ने साफ बता दिया है, अगले 1-2 महीने बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है, बट डरने की ज़रूरत नहीं है, मुकाबला करने की ज़रूरत है। मास्क का कैसे उपयोग करें, क्योंकि आदमी मास्क का उपयोग तो करता है लेकिन बार बार उसी पे हाथ लगाए रहता है, फिर उंगली ले जाता है, फिर कान ले जाता है, फिर खुजलाता है उसी जगह। ये गलत है। मास्क है, कैसे उसका उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे अपनाएं, लगातार हाथ कैसे धोते रहें, घर में जूते जो हैं वो बाहर उतारें, ये नहीं कि आप उन्हीं को जूते पहने हुए चले जाएं, क्योंकि ये जो वायरस है ये जाता है। और एक बात डॉक्टर साहब बार बार कह रहे थे, बहुत अच्छी लग रही थी, अगर आप इसे खुद बुलाएंगे तो आएगा, और बुलाएंगे कब, भीड़ भाड़ इलाके में जाएंगे, मास्क नहीं पहनेंगे, आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो निश्चित रूप से आपके पास चला आएगा। और यदि आप सतर्क